The name of unit is respiration and circulation, and the important point is internal structure or internal view of human heart. इस यूनिट का नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, और इसमें का जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसे ही हम एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट भी कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले यह समझेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट सिस्टम्स है, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम्स और कौन से इम्पोर्टेंट सिस्टम्स है। हम पहले स्टेप बाय स्टेप उन सभी सिस्टम को शॉर्टली अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यह रिलेटेड है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारा जो लंग्स है वो कंटिन्यूसली ब्रीदिंग एक्टिविटी करता है, तो वह एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनटेक करता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो यह जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ब्रीदिंग, यह जो एक्टिविटीज़ है यह डायरेक्टली रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। देखिए, बॉडी में सेकंड इम्पोर्टेंट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। यह डायरेक्टली रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से एज वेल एज द लिम्फ सिस्टम से और द बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन से। तो देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी मतलब बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है ऑल ओवर द बॉडी, यह डायरेक्टली रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो इसीलिए इस यूनिट को रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, यह डायरेक्टली अटैच सिस्टम है विथ ईच अदर, इसलिए यह दोनों भी सिस्टम को एक कंबाइन यूनिट में इंक्लूड किया गया है और यूनिट को नाम दिया गया है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। देखिए, यह बात आप मेमोराइज कीजिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, तो यह बात आप मेमोराइज कीजिए। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम्स है ह्यूमन बॉडी में अलोंग विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को ही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी कहा जाता है। तो यह सिस्टम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यह सिस्टम रिलेटेड है मूवमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड मिनरल स्टोरेज से। देन और एक बॉडी में सिस्टम होती है जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। यह डायरेक्टली रिलेटेड है इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, मूवमेंट, सेंस, बेसिक बॉडी फंक्शन। और आप यह बात मेमोराइज कीजिए कि जो नर्वस सिस्टम है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है बॉडी की, यह दो सिस्टम से बनी हुई है। नर्वस सिस्टम मेड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह बात आप मेमोराइज कीजिए। इसके अलावा बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है नेटवर्क ऑफ ग्लैंड and organ that produce hormones that regulate many biological process in the body, जैसा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एनर्जी लेवल, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इंजरी, मूड। इस तरह से जो ग्लैंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वह सब, उनका सब हम स्टडी एंडोक्राइन सिस्टम में करते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है यह सिस्टम डायरेक्टली रिलेटेड होती है बॉडी एबिलिटी टू गेट न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्रॉम द फूड। मतलब हम जब फूड इनटेक करते हैं तो उसमें से हमारी बॉडी हमारे जो बॉडी है बाद में फूड स्टोमेज में जाएगा, बाद में
लिवर उसमें एसिड मिक्स करेगा, बाद में फूड डाइजेस्ट होगा और एट द एंड उस फूड में से हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी इनटेक करेगी। यह फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इस पैसेज से गुजरेगा। तो यह सब जो प्रोसेस होती है इन सभी का स्टडी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में करते हैं। यह भी बात आप मेमोराइज कीजिएगा। अलॉन्ग विथ यूरिनरी सिस्टम जो कि एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, अलॉन्ग विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में हम यह डायरेक्टली रिलेटेड है बॉडी वेस्ट रिमूवल एंड फ्लूइड बैलेंस। तो इसका भी हम स्टडी करते हैं किस तरह से यूरिक एसिड हमारे बॉडी के लिए अनवांटेड है तो हम उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसका स्टडी हम यूरिनरी सिस्टम में करते हैं। इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि इम्पोर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग किस तरह से होती है उसका सब हम पढ़ाई करते हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यह मैंने जो आपको बताया यह बात आप मेमोराइज कीजिए। बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स है जिसका हम सेपरेट स्टडी करते हैं। तो इस यूनिट में हमें सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ही स्टडी करना है। तो और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम यह दोनों भी सिस्टम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इन दोनों को एक कंबाइंड यूनिट में इंक्लूड किया गया है और यूनिट का नाम दिया गया है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब ये डायरेक्टली हार्ट से रिलेटेड है और रेस्पिरेशन ये डायरेक्टली लंग से रिलेटेड है। और हमें मालूम है लंग्स और हार्ट डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। देखिए जो ह्यूमन हार्ट्स है वह 4 चैम्बर से बना हुआ है। द ह्यूमन हार्ट कंटेन 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल एंड एट्रिया आल्सो वी कॉल्ड एज एट्रियम। और जो एट्रिया है और जो वेंट्रिकल्स है वह कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि जब वह कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी करते हैं और बाद में जब वो रिलैक्सेशन एक्टिविटी करते हैं तब उस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यह फुलफिल होता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी करते हैं तब वह चैम्बर ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फॉरवर्ड भेज देता है, मतलब उसे पुश कर देता है बाय विथ प्रेशर। तो आप यह बात भी मेमोराइज कीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। जो ह्यूमन हार्ट है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है उसे सिस्टोल कहा जाता है, व्हाइल रिलैक्सेशन फेज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। और जब हार्ट का चैम्बर रिलैक्सेशन मूड में आता है तब उसे डायस्टोल कहते हैं। और द कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और जो हमारे हार्ट की जो कार्डियक साइकिल है वह कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज या एक्टिविटी को कंटिन्यू करती है। और इसीलिए जो ब्लड है वह हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और उसी ब्लड थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सभी सेल्स तक पहुंचता है और सभी सेल्स से बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न हार्ट तक आता है और बाद में हार्ट से लंग्स तक जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिटर्न भेज दिया जाता है। तो हम इसे पूरी तरह से समझेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट जिसमें कि 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, तो उसका हम इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो ह्यूमन हार्ट है वह 1 मिनट में एवरेज 72 बार्स धड़कता है, मतलब वह विदिन द 1 मिनट 72 टाइम्स पंपिंग एक्टिविटी डन। यह भी बात आप मेमोराइज कीजिए। इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन क्वेश्चन पेपर फॉर 4 मार्क्स देन यू मस्ट ड्रॉ दिस काइंड ऑफ डायग्राम।
तो आपको सबसे पहले इस तरह से डायग्राम निकालनी होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इस तरह से आपको एक डायग्राम निकालनी होगी और इसमें आपको जो ह्यूमन हार्ट के जितने भी पार्ट है वह सब मेंशन करने होंगे। जिस तरह से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम जो कि एक चैम्बर है हार्ट का, बायकस्पिड और मिट्रल वॉल। बायकस्पिड मतलब दो फ्लैप से बनी हुई वॉल है, इसलिए बायकस्पिड वॉल कहते हैं, जिसे हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं। कार्डी टेंडेनी, पेपिलरी मसल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल यह एक हार्ट का चैम्बर है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यह एक सेप्टम है जो कि वेंट्रिकल्स जो है उसे सेपरेट करता है। देन सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हार्ट का जो चैम्बर है उसमें ब्लड, जो राइट एट्रियम है उसमें ब्लड लाती है। बाद में राइट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, यह एक वॉल है। ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, यह भी इस डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। देन राइट पल्मोनरी वेन, देन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम यह एक हार्ट का चैम्बर है जो कि इम्पोर्टेंट है। देन ट्राइकस्पिड वॉल, यह एक वॉल है जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। और ट्राइकस्पिड मतलब यह वॉल थ्री फ्लैप से बनी हुई है, इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। देन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल यह एक हार्ट का चैम्बर है। और इन्फीरियर वेना केवा जो कि ब्लड लाती है, और कॉलमनी कैरनी। तो आपको इस तरह से मैंने जो भी यहाँ पर नेम्स स्पीच किए, तो आपको यह सब नेम्स मेमोराइज करना होगा और इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करने होंगे और उस डायग्राम को इस तरह से नाम, इस तरह के नेम्स एवरी पार्ट को मेंशन करना होगा, अगर यह क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाए तो मैं आपको सिंपली अब बताता हूँ कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से आता है फ्रॉम लंग्स, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चैम्बर में रहता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, या तो हम कह सकते हैं कि ब्लड प्लस ऑक्सीजन, उसे भी हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, तो सिंपली हम उसे कहेंगे ब्लड प्लस CO2, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए, हमें अगर क्वेश्चन पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए सेक्शन डी में फॉर 4 मार्क, एक्सप्लेन द एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो सबसे पहले आपको ह्यूमन हार्ट की एक एनाटॉमी डायग्राम निकालनी होगी और एवरी पार्ट को आपको नेमिंग करना होगा और बाद में आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना होगा, जो ह्यूमन हार्ट है यह बना हुआ है 4 चैम्बर से, जिसमें कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब देखिए, जो राइट साइड में है उन्हें राइट नाम दिया गया है और जो लेफ्ट साइड में है उन्हें लेफ्ट नाम दिया गया है, जैसे कि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो राइट साइड में ऊपर का चैम्बर है मतलब अपर चैम्बर, उसे राइट एट्रियम कहते हैं। राइट साइड में जो नीचे का चैम्बर है उसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं। लेफ्ट साइड में जो ऊपर का चैम्बर है उसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं और लेफ्ट साइड में जो नीचे का चैम्बर है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो इस तरह के 4 नेम्स हमने डिसाइड किए, साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया है। ह्यूमन हार्ट कंटेन 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। देन अभी क्या होगा, तो देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, नोज, नजल कैविटी, लैरिंग, फेरिंग, ब्रोंचाई, लंग्स, जो लंग्स के जो पार्ट है, और एट द लास्ट
द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज अल्वेओलाई। तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारा जो नोज है वह ऑक्सीजन लेगा और वो जाएगा अल्वेओलाई तक। बाद में क्या होगा, जो अल्वेओलाई है मतलब जो पार्ट है लंग्स का, वह डायरेक्टली हार्ट से अटैच है। तो क्या है, जो पल्मोनरी वेन्स है वह डायरेक्टली अटैच है लंग्स और हार्ट। तो क्या होगा, वह पल्मोनरी वेन्स जिसमें कि ब्लड है वह अल्वेओलाई से ऑक्सीजन लेगा, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा जो लंग से आएगा हार्ट तक बाय पल्मोनरी वेन। अब वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा बाय पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट एट्रियम में अभी जो हमारे हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें जो अभी ब्लड है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है। देन जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी करेगा तब बाय और थ्रू बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल। अब यह बात आप मेमोराइज कीजिए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल होती है जिसे हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं। तो बाइकस्पिड वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह 2 फ्लैप्स से बनी हुई होती है, इसलिए उसे बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड वॉल थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है। और हमारी जो बॉडी है हमें वही ब्लड की नेसेसिटी है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे बॉडी में हमारी जो बॉडी है उस बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, ऑक्सीजन अगर बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा तो बॉडी उस ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी प्रोड्यूस करेगी। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी की एक एनर्जी है। हम आपको मालूम है जब आप बाइक चलाते हो तो बाइक की एनर्जी यह पेट्रोल है। जब आप सीलिंग फैन को स्टार्ट करते हो, स्विच ऑन करते हो तो सीलिंग फैन की जो एनर्जी है वह इलेक्ट्रिसिटी है। उसी तरह से हमारी जो बॉडी है जो कंटिन्यूसली एक्टिविटी करती है तो उसकी जो एनर्जी है वह एटीपी है। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सभी सेल्स तक जाएगा तो हमारे सेल्स में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऑर्गेनिल्स होता है, वह ब्लड में से ऑक्सीजन खींच लेता है और वह जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम का यूनिट ऑर्गेनिल्स है उसमें शुगर स्टोर किया जाता है हमारे बॉडी में। तो जो ऑक्सीजन है वह ब्लड थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो शुगर स्टोर है उसके साथ यह ऑक्सीजन कंबाइन होता है। बाद में इस ऑक्सीजन की हेल्प से वह शुगर बर्न होती है और वह शुगर बर्न होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वह एटीपी प्रोडक्ट मिलता है, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही एटीपी हमारे बॉडी के लिए एज अ एनर्जी सोर्स वर्क करता है। तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, यह जो भी प्रोसेस है इसका मेन पर्पज़ है हमारे बॉडी के लिए एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट करना। तो अभी हम लेफ्ट वेंट्रिकल तक थे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अब क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को अटैच होती है एओर्टा। एओर्टा में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा, जो एओर्टा है यह बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। तो यह जो एओर्टा है यह स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है जिसे हम आर्टेरीज कहते हैं, जिसमें क्या होगा, ब्लड विथ ऑक्सीजन। और यह जो आर्टेरीज है यह भी फर्दर स्मॉल हेयर लाइक ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज में क्या होगा,
अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए जो कैपिलरीज है यह बॉडी के एवरी सेल्स तक पहुंचती है। अब सेल्स क्या करेगा, इस कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल लेगा। बाद में यह ऑक्सीजन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर की हुई शुगर इस ऑक्सीजन से बर्न होगी और वहाँ पर एटीपी नाम का प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें मालूम है, हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अभी हमें उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है। तो उसी तरह से जो सिस्टम है वह हमारे बॉडी में। तो देखिए अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। अब सिमिलर वे कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्लड एंटर होगा स्मॉल कैपिलरी में। अब यह कैपिलरी कंबाइन होके वेन्स बनाएगी और बाद में क्या होगा, बाद में यह जो वेन्स है यह राइट एट्रियम में एंटर करेगी हार्ट के, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड अभी बाहर निकालना है बॉडी से। तो देखिए अब क्या है, जो हार्ट का जो राइट एट्रियम है उसमें सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस इस तरह के ओपनिंग होते। और देखिए जो सुपीरियर वेना कैवा है वह क्या करता है कि ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसे बॉडी के अपर पार्ट से लाता है और राइट एट्रियम में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है। देन इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के लोअर पार्ट से खींचता है और राइट एट्रियम में भेज देता है। और जो कोरोनरी साइनस है वह क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो मसल्स है हार्ट के वहाँ से निकाल कर राइट एट्रियम में भेज देता है। तो अभी राइट एट्रियम में कौन होगा, राइट एट्रियम में अभी होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा हो। और हमारे बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है, इसलिए हमें बॉडी से अभी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो अभी क्या होगा, और ये भी बात आप मेमोराइज कीजिए कि जो इंफीरियर वेना कैवा है और राइट एट्रियम है उसके बीच में यूस्टाचियन वॉल होता है। यह आप मेमोराइज कीजिए। यह वॉल, इस वॉल की एक्टिविटी यह होती है कि जब इंफीरियर वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में भेजता है तब यह यूस्टाचियन वॉल क्लोज हो जाता है, जब तक कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में न भेजे। तो यह एक डोर लाइक वर्क करता है। बाद में यह भी आप बात मेमोराइज कीजिए कि जो कोरोनरी साइनस है और राइट एट्रियम है उसके बीच में भी एक हॉल होता है जिसे थेबेसियन हॉल कहते हैं। अभी हमारा जो राइट एट्रियम है उसमें जो ब्लड है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा है। अब ट्राइकस्पिड वॉल जो कि 3 फ्लैप से बनी हुई है यह प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो अभी राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी करेगा और सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पुश करेगा। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वह सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा है। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी करेगा और वह सभी ब्लड को लंग्स के तरफ पुश करेगा। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। अभी राइट वेंट्रिकल ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा है, उसे लंग्स की तरफ भेज दिया है। अब लंग्स क्या करेगा, उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा और वह कार्बन डाइऑक्साइड नोज थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर चले जाएगा। और यह जो ह्यूमन का नोज है यह ऑक्सीजन लेगा एटमॉस्फेयर से जो कि ब्लड में कंबाइन होगा
और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा। मतलब जब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आएगा तो लंग्स उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा और साइमल्टेनियसली उसी वक्त उसके बदले ब्लड को ऑक्सीजन देगा। तो इस तरह से हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक आता है। लंग्स उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और उस ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और इस तरह से हमारा हार्ट और हमारा लंग्स कंटिन्यूसली वर्क करते हैं ताकि बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले और बॉडी में कंटिन्यूस ऑक्सीजन बॉडी के एवरी सेल्स को मिलता रहे। और सेल्स ऑक्सीजन मिलने के बाद एटीपी नाम का मोलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं और उसी एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है। तो मेन पर्पस है हार्ट और लंग्स का हमारे बॉडी के लिए एटीपी मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना। तो यह बात आप मेमोराइज कीजिए। तो आप और सबसे इम्पोर्टेंट यह भी बात आप मेमोराइज कीजिए कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर से बना हुआ है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और कौन कौन से वॉल है हमारे हार्ट में यह मेमोराइज कीजिए। किस वॉल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब ब्लड प्लस O2। किस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब ब्लड प्लस O2। और किस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। और किस तरह से हार्ट और लंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है यह बात भी आप मेमोराइज कीजिए। और एक बात मेमोराइज कीजिए कि जो राइट वेंट्रिकल है जो कि लंग से अटैच है मतलब हार्ट और लंग्स जिसमें से ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है उसे पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो यह बात आप मेमोराइज कीजिए। तो सिंपली जो हमारा हार्ट है और जो हमारा लंग्स है यह एक दूसरे के साथ कनेक्ट है बाय 2 ब्लड वेसल्स। एक का नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी और दूसरे का नाम होगा पल्मोनरी वेन। यह भी बात आप मेमोराइज कीजिए।